अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ा आप सबसे माजरत कर लूँ कि मेरे ख्याल में कोई कोऑर्डिनेशन में आगे पीछे हुआ। मैं तो रात को 12 बजे पहुंचा था कराची और उसी वक्त जो पहली फ़्लाइट थी वो लेके इधर आ गया। तो जो लोकल इंतज़ामिया है उनका शुक्रगुजार हूँ, मिनिस्टर साहब आपका भी। छोटे से टाइम में कोई प्लान नहीं था, मैं तो सिर्फ लवाइकीन से मिलने आया था, फातिहा के लिए आया था, और जो लोग जो इंजर्ड अस्पताल में हैं मैं चाहता था उनसे मिलूं। मेरे साथ एमपीए बिलाल गफ़ार साहब और सिद्रा कराची से आई हैं। देखें जी, दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे खबर पे अभी देख रहे हैं इस इशू को, क्योंकि अब ब्लेम तो है नहीं, अब हमने देखना है। हुकूमत हमारी है तो हमने हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हर शहरी की, हर शहरी की। वो उसमें मज़हब नहीं देखते, उसमें रंग नहीं देखते, उसमें ज़ात नहीं देखते, उसमें सूबा नहीं देखते, ये हमारी है। और जो वाक़या हुआ है कल बड़ा अफसोसनाक है। मैं वहाँ पे मस्जिद में इमाम बारगाह में जाके मैं फातिहा में भी शरीक हुआ हूँ सुबह। स्पीकर साहब भी कासिम सूरी साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल में सीएम साहब भी वहाँ गए हैं। और जो इंजर्ड हैं और जो मुतासरीन हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट से जो भी तवक्को है, उनको जो हेल्प चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन ये तो हो गई ना हेल्प की बात, अब आगे जाने की बात करें। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो दहशत गर्दी है इसका कोई मज़हब नहीं होता, इसका कोई ईमान नहीं होता। दहशत गर्द होता है और दुनिया में वाक़े होते आए हैं। हम तो इस जंग में 20 साल से, अब ये टेल एंड रह गया, जैसे कहते हैं कि हम अब निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाक़या हुआ है, एक बड़ा वाक़या है, अल्लाह ताला सब्र दे। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ क्वेटा के अंदर, कि मुझे खुशी है कि पहली दफ़ा आपके पास एक ऐसा सीएम और एक ऐसा आया जो जो कि बाहर की दुनिया में भी सारा देख के और समझ के, तो इंशाल्लाह यहाँ हालात बेहतर होने पड़ेंगे। बग़ैर हालात ठीक हुए, बग़ैर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, बग़ैर लोगों को रोज़गार मिले, बग़ैर हस्पताल ठीक हुए, बग़ैर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तालीमी इदारों को ठीक किए, मुल्क आगे नहीं बढ़ता जी। इन सारी चीज़ों को एक साथ, और ये भी नहीं हो सकता कि आप एक छोड़ दें दूसरा ठीक कर लें। हस्पताल ठीक कर लें, तालीम ना ठीक करें, और तालीम ठीक कर लें ये सब ट्रेन की पटरी के साथ साथ ये सारी चीज़ों के साथ चलना होगा। और बेहतर हो सकता है। जो ऐसे मुल्क हैं, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों में लॉ इन्फोर्समेंट हमसे बेहतर है, माने अमेरिका में तो हमसे बेहतर है, इंग्लैंड में तो हमसे बेहतर है, या कम से कम वो समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाती है, तो वहाँ भी इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं लोग। मैं ऐसे लोगों को जो इन्फिल्ट्रेट करके जो जो इस तरह का जानी ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं, मैं इनको मेंटल पेशेंट समझता हूँ। इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वरना कोई भी अकल, कोई भी आधा भी कोई ईमान वाला इंसान इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ना कोई इस तरह के लोग उनको प्लानिंग करने में जितने भी ये लोग हैं, ये इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि ये बेगुनाह लोगों को जाके इस तरह अटैक करते हैं। और कोई भी नॉर्मल आदमी, हम आप नॉर्मल लोग हैं, हमको खुद कुछ बम बांट के नहीं पड़ने लगे। इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर दिया था बचपन से। ये मेंटल, इनकी जो माइंड कहते हैं ना, वो ट्रेनिंग होती है और वो गलत की जाती है। और इसका जो डायरेक्ट सोल्यूशन है, खैर लॉ इन्फोर्समेंट का सोल्यूशन तो है, लेकिन पॉलिटिकली इसका सोल्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द माइंड वो तालीम से आता है और उम्मीद के ऊपर आता है। क्योंकि अगर जब लाउमीदी हो जाए, ना उम्मीद हो जाती है कोई भी इंसान, फिर वो इस तरह की हरकतें करता है, या फिर उसको उसको प्रोग्राम किया जाता है बचपन से ऐसे कि जी ये इस तरह की हरकत होगी तुम्हारे से। बस मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आती कि जब इस तरह का वाक़या हो तो आदमी क्या बात करे वहाँ जाके। क्या करता है, उनके साथ उनके दुख में शरीक होता है और कोशिश करता है कि अगर कुछ कर सके इन लोगों के लिए
जो भी मुतासरीन है वो करे, उसके लिए हम हाजिर हैं। सर, मुल्क की छोटी बड़ी तमाम जमातों का एक ही मुतालबा है कि कौमी एक्शन प्लान पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, तो क्या कर रही है जी। और वो जो धरने पे बैठे हुए इस मुतासरीन है इस वाक़े के, उनका भी मुतालबा ये कि फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, एक सिक्योरिटी प्लान दे हज़ारात के लिए, ताकि वो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकें। इस हवाले से बताइए। देखें जी, जब आज से कुछ चंद साल पहले पहला अटैक हुआ था, जो पहला बड़ा अटैक हुआ था कम्युनिटी पे, हज़ारा कम्युनिटी पे, तो मैं ख़ुद धरने में बैठा था जाके कराची में। नेशनल एक्शन प्लान की जहाँ आपने बात की, वो नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो जो एक और हमारे मुल्क में एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ था APS इंसिडेंट का। उसके बाद पूरे मुल्क की सारी क़यादत बैठी, रिलीजियस मजहबी क़यादत, सियासी क़यादत, सब ने बैठ के एक हमको अब 7-8 महीने हुए हैं और हम तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। हाँ, कोर्ट्स को तो हम कंट्रोल नहीं करते, कोर्ट्स तो हम कंट्रोल इंडिपेंडेंट हैं, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या पंजाब हाई कोर्ट लाहौर, जो भी वो कोर्ट्स तो इंडिपेंडेंट हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, ना लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, वो अपना काम करती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन भी है सारे लॉ इन्फोर्समेंट को, काबीना को, कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने लगा, किसी को भी नहीं मिलने लगा। थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हैं शुरू में, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों ने इसको एक पॉलिटिक्स बना दी है कि जी ये पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है। किसी जमात से, चाहे सियासी चाहे मजहबी, किसी जमात से किसी दहशतगर्द का ताल्लुक हो या कोई प्लान बना रहा हो, लीवे किसी के लिए नहीं है जी। पाकिस्तान को अब हमने सिक्योरिटी जोन से देखो, पाकिस्तान को जब देखते थे, मैंने गवादर में भी एक बात की थी कि जो पाकिस्तान को लोग देखते हैं ना, कोई भी बाहर से देखता है, पाकिस्तानी भी जो बाहर से देखते हैं और अंदर, वो सिक्योरिटी जोन देखते हैं। पाकिस्तान को सिक्योरिटी जोन से हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक जोन में, नॉर्मल मुल्क बनाना है, एक नॉर्मल मुल्क बनाना है। मैं अभी दुनिया में कितनी मसाजिद में जाके मैं सारी दुनिया घुमा, नमाज पढ़ी, मेरी तो कहीं तलाशी नहीं होती मस्जिद में जाने से पहले। और यहाँ पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुसलमान मुल्क है, तो आप मस्जिद में जा रहे होते हैं तो आपको वो उसमें एक्सरे मशीन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आप एयरपोर्ट पैकिंग करते हैं। हमें इससे निकलना है बाहर। और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर तालीम का भी बड़ा एक ये भी एलिमेंट है कि एजुकेशन भी इसकी ठीक हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो और लॉ इन्फोर्समेंट का जो किरदार है उसको भी मुस्तहकम बनाया जाए। सो हम नेशनल एक्शन प्लान फुली इन्फोर्स होगा जी पाकिस्तान में, और जितना होता जा रहा है काफ़ी हुआ है, और जो अगर चीज़ें कुछ रह गई हैं वो भी स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स से वो हर तरीके से हर लेवल के ऊपर इन्फोर्स होगा। तो कोई डिस्काउंट ना समझे कि कोई शायद बच जाएगा, कोई इधर उधर मुझे। अभी आप यहाँ थे यार, दूसरा सवाल पूछने अगर आप 8 माह से में रिजल्ट मांगना चाहते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि ये सवाल ठीक नहीं। कोई 8 माह में आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। हमारा जो 100 डे प्लान था हुकूमत बनाने से पहले, वो इम्प्लीमेंट करने का और जो शुरू करने का, उसमें से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। और हर कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर वो पूरा चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने वादा किया था, क्या क्या चीज़ों में हम शॉर्ट हैं, क्यों शॉर्ट हैं, कौन से वज़रा शॉर्ट हैं, किस चीज़ क्या वजूहत हैं और उसको कैसे ऊपर लिया जाए। सो जो फाउंडेशन ले करनी थी सब चीज़ों की, वो माशाल्लाह हो गई है। रिज़ल्ट आते हैं 8 महीने में, तो मैट्रिक भी नहीं होता, वो भी 10 साल लगते हैं मैट्रिक होने में बच्चे को। उसको भी कहते हैं जी खाली मैट्रिक को तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छी नौकरी मिलनी है तो वो आपको फिर ग्रेजुएट और फिर मास्टर्स भी करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। हाँ, चैलेंजेस बहुत हैं। मैं मौका नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, मुझे ज़रा कोई समझा दे कि सबसे बड़ा हमारा, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था क्या।
मईशत को ठीक करना, क्योंकि आप कोई चीज़ कर ही नहीं सकते अगर आपके पैसे नहीं है। मैं यहाँ से एयरपोर्ट नहीं जा सकता अगर मेरे पास पेट्रोल गाड़ी नहीं है, और गाड़ी है तो पैसे नहीं है पेट्रोल डलाने के, और अगर है दोनों चीज़ों तो अगर एयरपोर्ट पे जाके टिकट खरीदने के पैसे नहीं है तो फ़ायदा क्या। सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडल आपको पाकिस्तान का ठीक करना था। जो 96 अरब डॉलर 96 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट मिला, जो कर्जा मिला, फॉरेन डेट मिला, 96 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट, उसमें से डॉलर हमारा हुकूमत का नहीं लिया हुआ है। 13 बिलियन था जब ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ, जब वो एक हादसा हुआ पाकिस्तान में, 13 बिलियन। फिर ये जो दो हुकूमतें चली 10 साल, जब ये गई हैं, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है, उस वक्त था 39 बिलियन, 40 के करीब बिलियन तकरीबन, ठीक है जी। उसके बाद मुशर्रफ साहब के आप टाइम लगा लें, पता नहीं उन्होंने क्या किया, 1.6 बिलियन खाली पड़ा, तो 40 बिलियन 40.6 बिलियन पे रुका है। और उसके बाद जो जुल्म हुआ है इस मुल्क में जो 10 साल में, तो ये जो 5-5 साल की हुकूमतें गई हैं पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की, 96 बिलियन डॉलर 96 बिलियन डॉलर्स पे छोड़ के गए। माने 56 बिलियन डॉलर डेट लिया इन्होंने 10 साल में। तो ये ठीक हो गया क्वेटा उस डेट से? क्या अस्पताल बन गए इधर? क्या स्कूल बन गए? क्या आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है? किधर गया वो पैसा? फिर हम सवाल उठाते हैं कि जनाब पैसा गया किधर? तो फाइल खोलो, नीचे एक अजदा मुंह खोल के खड़ा होता है, एनाकोंडा जिसे कहे, बड़ा वाला, तो पैसा वो हड़प कर गया। अजदे को पकड़ने जाओ, वो कहते हैं जी ओ हो हमारे खिलाफ बड़ी कोई सियासत हो रही है। अरे भाई, इस मुल्क में जिसने भी चोरी की है, चाहे अली जैदी हो, अली जैदी का भाई हो, अली जैदी के वालिद हो, कानून, मैं अपने नाम पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी और को बोलता हूँ जी, वो जो यार्ड स्टिक होती है ना लॉ की, जो कानून की छड़ी है, जो कानून की, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कोई पीटीआई का मेंबर हो, पीएमएलएन, नून लीग, इर्रेस्पेक्टिव हो, जो नहीं भी हो पॉलिटिशियन, अगर आपने मुल्क का पैसा चोरी किया है, इसका मतलब है आपने अवाम के साथ धोखा किया है। और जो सियासतदान है, ख़ास तौर पे सियासतदान का जो, वो कहते थे ना, मियाँ साहब का कहते थे कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर को ये सियासतदान की स्पेस और कम होती है। आम आदमी बिजनेस में पता नहीं क्या क्या कर जाता है, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, जब स्टेट का पैसा आपको कंट्रोल करना होता है, जब आवाम के पैसे की आप, मेरे नीचे इदारे हैं, गवादर पोर्ट है, केपीटी है, पोर्ट कासिम है, पीएनएससी है, और पोर्ट्स एंड शिपिंग के दफ्तर है बाकी। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितने चेयरमैन हैं, बोर्ड्स हैं, मैं एक एक को अंदर जाके जांच पड़ताल करूं कि हर पैसा रुपया अगर खर्च हो रहा हो अवाम का, तो वो ठीक खर्च हो रहा हो। सो मैं खाली एक आखिरी बात कर लूं कि आखिरी इसी के मैं आखिरी, तो ये सवाल, क्योंकि ये असल में लोगों को समझना चाहिए लोगों को कि जब तक आपका फाइनेंशियल मॉडल ठीक नहीं होगा, ये सारी चीज़ें प्लान्स में रह जाएंगी, इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होगी। कराची में समंदर से तेल निकलने के हवाले से कुछ शवाहिद मिले, इस हवाले से जी, खुशखबरी देंगे? अभी आपके भी जवाब दूंगा। सूद की मद में दे रहे हैं, ये साबिक हुकूमत भी दे रहे हैं, 400 अरब से ज्यादा, वो कहाँ आप लोगों ने खर्च किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, बड़े आसानी से समझ आएगी आपको। ना प्राइम मिनिस्टर ने 12-15 कैंप ऑफिस बनाए हैं अपने, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिक्लेयर हुए हैं, ना चीफ मिनिस्टरों ने ये काम किया है। लाहौर में आप ज़रा गिनते तो जाके शायद आपको इतनी गिनती में भी नहीं आती कि कितने सीएम के कितने घर थे। हर गली में उन्होंने कैंप ऑफिस, जहाँ जाते थे वो, अब छोड़ें, वो कैंप ऑफिस बना लेते। मरी का घर भी उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने घर में रह रहे हैं, कोई कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया, अपने जेब से वो जो घर में काम करने वाले उनकी तनख्वाह भर रहे हैं, पूरे फौजें नहीं रखी हुई स्टाफ की। जो पैसा हमने बोरो किया है और मजबूरन किया है, हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते मुल्क को। हमने वो जो पिछला कर्जा है, वो एक हुकूमत भी चलानी है, बेसिक नेसेसिटी, पिछला कर्जा भी वापस करना है, आप डिफ़ॉल्ट ना करें। तो हमने तो वहाँ किया है खर्च। आप मुझे बता दें कौन सा वजीर आपको यहाँ याशी करते हुए नजर आ रहा है? उससे अच्छी तो हमारी अपनी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ठीक है, और बड़े फ़ख्र से घूम रहे हैं, तो इसमें खुशी हो रही है कि जी हम सादा काम कर रहे हैं। सो देयरफॉर ये सवाल आपको जब बजट आएगा, अकाउंट होगी,
अकाउंट्स की कमेटी जब पूछेगी वो बिल्कुल आपको सारी चीज़ों का सवाल आएगा। आप ये कोई करप्शन नहीं कर, अगर कोई कर रहा है वो नहीं बचेगा। जहाँ तक आपने बात की है समंदर में जो रिगिंग हो रही है, ऑयल ड्रिगिंग हो रही है, इतनी रिगिंग हुई है इस मुल्क में, मेरे मुंह से ड्रिलिंग निकलती नहीं है, समंदर में भी रिग हो रहा है। अच्छा, जो ड्रिलिंग हो रही है, देखें वो उन्होंने जाना, ये जो ब्लॉक है पहले समझ लें, ये ENI का ब्लॉक था जो टोटल से ईना ने ख़रीदा था। इसमें ENI और एक्जॉन की पार्टनरशिप है और अब 4 इदारे हैं इसमें। एक है ऑफ कोर्स ENI, एक्जॉन, PPL और OGDC, ये 4 मिलके वो उसको कर रहे हैं। रिग एक का है और ड्रिलिंग बाकी हो रही है। उन्होंने 5000 मीटर के बाद जो उनका बल्ज नज़र आ रहा था नीचे, जहाँ पे या तेल या गैस के ज़खायर हैं, वो 5000 मीटर जाके फिर उनको पता चलना था। तो अभी वो 4810 या 12 मीटर के ऊपर रुके हैं, क्योंकि वो नीचे रॉक फॉर्मेशन है, वहाँ सीमेंट करनी है ड्रिल को। थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया कि टाइड भी अब हाई टाइड, 2 महीने बाद मानसून भी शुरू हो जाएगा, टाइड भी ऊपर है, तो वो 200-250 मीटर आखिरी उनको करना है। उसके बाद पता चलेगा कि अंदर क्या है। कौम से सिर्फ ये करता हूँ इल्तमास कि दुआ करें, बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान में और ज़खायर भी हैं, सब के ऊपर हम एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बस सही, थैंक यू।